मुर्तजा अली खान एक सांस्कृतिक पत्रकार हैं और फिल्म समीक्षक हैं। इसके अलावा पिछले 10 सालों से अनेक कलात्मक क्षेत्रों में सक्रिय रहे हो, चाहे कला का विषय हो, संस्कृति हो, सिनेमा हो, और इनकी लगातार उपस्थिति से हम सब वाकिफ हैं। आज हमें खुशी है कि आज इस कला वार्ता के पहले आयोजन में मुर्तजा अली खान हमारे बीच उपस्थित है और मैं अब आमंत्रित करूंगा मुर्तजा जी को कि वो आए और अपने शब्दों से अपने विचार रखें। और मैं ये भी चाहूंगा कि इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं कि फिल्म दरअसल क्या कहते हैं। कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पहली बार इस तरह की फिल्म देख रहे हैं, अमूर्त कला की फिल्म देख रहे हैं, और बहुत सारे प्रसंग हैं जो मुझे लगता है कि कलाकारों के अलावा बहुत लोग नहीं समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा विस्तार से आप बताएं। लुइस बुनेल भी अगर 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी के फिल्मकारों में अगर हम 20वीं शताब्दी की मैं उंगली पे भी गिन सकता हूँ 5 या 10 जो सबसे बेहतरीन और सबसे प्रमुख फिल्म मेकर्स हैं, जिसमें कि अगर हम सत्यजीत रे का नाम ले सकते हैं, अकीरा कुरोसावा का नाम ले सकते हैं, फेडरिको फेलिनी का नाम ले सकते हैं, इंगमार बर्गमैन जो स्वीडिश फिल्म मेकर थे, आंद्रे तार्कोव्स्की जो रशियन फिल्म मेकर थे, साथ ही साथ उसमें आपको स्पेनिश फिल्म मेकर लुइस बुनेल का भी नाम लेना होगा। और लुइस बुनेल की खासियत क्या है कि उन्होंने अपने फिल्म की शुरुआत यूरोप में करी, स्पेनिश फिल्म मेकर थे, फ्रेंच फिल्म बना रहे थे। उस जमाने के बहुत बड़े फिल्म मेकर जॉन एप्स्टीन जो थे उसके असिस्टेंट थे ये, और उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन इनको उनका स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनको लगता था जो जॉन एप्स्टीन का जो फिल्म मेकिंग स्टाइल है वो स्पून फीडिंग करते हैं, हर चीज में तर्क निकालते हैं, हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, और अल्टीमेटली ऑडियंस को बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हैं, गधा समझते हैं। उनको लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो खुद समझने की उसमें कुछ काबिलियत नहीं है, तो हर चीज दिखाई जाती है, हर चीज थाली में परोस के दी जाती है। तो ये चीज इनको पसंद नहीं आ रही थी। तो एप्स्टीन के साथ इन्होंने कुछ फिल्में बनाई, और जॉन एप्स्टीन के जो गुरु थे, बहुत ही बड़े महान फिल्मकार एबल गांस, जिन्होंने की बहुत ही वर्ल्ड सिनेमा की प्रॉब्ली वन ऑफ द अर्लीस्ट एपिक्स नेपोलियन बनाई थी, और वो उस जमाने में बना रहे थे 1920 के जो दशक था उसके अंत की बात है, और उस जमाने में वो नेपोलियन बना रहे थे। तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है एबल गांस के साथ काम करने में, मेरी जो समझ है सिनेमा को लेकर उनसे बिल्कुल अलग है। तो जॉन एप्स्टीन बहुत नाराज हो जाते हैं, कह रहे हैं तुम गाली देते हैं जो मैं यहाँ नहीं दे सकता, और कहते हैं कि तुम जैसा नौसिखिया दो कौड़ी का फिल्म मेकर तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई कि तुम एबल गांस जैसे महान फिल्म मेकर के साथ काम करने से मना कर रहे हो, जाओ कल से आने की जरूरत नहीं है। तो उसको फायर कर देते हैं कि कल से आने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम जैसे इंसान के साथ काम नहीं करना। जो इतने महान मेरे गुरु, जिनके बारे में मतलब बड़े बड़े दुनिया के फिल्म मेकर जिनके पैरों में जाके बैठ जाते हैं, तुम उनके बारे में बोल रहे हो, तुम उनसे सीखना नहीं चाहते। तो अब लुइस बुनेल जो है वो भी बड़े पक्की सोच के व्यक्ति थे। उनको था कि यार मुझे अपनी तरह का सिनेमा बनाना है, कि जॉन एप्स्टीन की तरह का सिनेमा और एबल गांस की तरह का सिनेमा तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो वहां उनकी दोस्ती होती है उन दिनों में पेरिस में सैल्वाडोर दाली के साथ, और ये जो फिर अभी अरविंद जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कैसे वो एक दूसरे के साथ अपने सपनों को डिस्कस करते हैं और इस फिल्म तैयार होती है। अब कमाल की चीज ये है कि जब फिल्म तैयार हो जाती है और फिल्म जब दिखाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो लुइस बुनेल को ये डर था कि जब हम फिल्म दिखाने जाएं तो हमारी पिटाई हो जाएगी। आपने देखा होगा इस फिल्म को, आज भी अगर आप देखते हैं, चाहे वो ब्लेड का सीन हो, चाहे उसमें जो और चीजें दिखाई जा रही हैं, आज भी हम लोग तो चलिए कला से जुड़े हुए हैं और थोड़ा फिल्म को समझते हैं। अगर आज भी मैं इसको किसी नॉर्मल थिएटर में रिलीज कर दूं तो हो सकता है कि पत्थरबाजी हो जाए, कुछ लोग नाराज हो जाएं, कुछ लोग वॉकआउट कर जाएं, कुछ लोगों को पसंद ना आए। तो उस जमाने में लुइस बुनेल को पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो वो जेब में छोटे छोटे पत्थर कंकरियां लेके गए थे। उनकी दोनों जेबों में छोटे छोटे से पत्थर और कंकर वगैरह भरे हुए थे। उनको ये था कि अगर ऑडियंस ने मारना शुरू किया तो हम भी मार पीट के साइड से निकल लेंगे, किसी तरह से जान बचा के भागेंगे। लेकिन आप आर्टिस्ट की सोच देखिए, वो फिर भी ऐसी चीज बना रहे हैं। उनको पता है कि पिटाई हो सकती है, उनको पता है कि इस तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह तैयार थे कि अच्छा ठीक है, अगर मारेंगे तो हम भी मारेंगे और साइड से निकल लेंगे। अब हुआ उल्टा, जब उन्होंने फिल्म लगाई और फिल्म चलाई तो हर कोई ताली बजाने लगा। अब यूजुअली आर्टिस्ट को और क्या चाहिए, आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछ लीजिए, ज्यादातर आर्टिस्ट पसंद करते हैं भाई उनके काम को लोग पसंद करें, सराहना मिले। और लुइस बुनेल थोड़े दूसरी तरह के आर्टिस्ट थे। उनको बहुत गुस्सा आया कि यार पसंद क्यों आ रही मूवी, क्योंकि उन्होंने मूवी जो बनाई थी वो बॉर्जुआ के खिलाफ बनाई थी, यानी कि जो उस जमाने का मिडिल क्लास था उसको बॉर्जुआ, हालांकि टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लोग बॉर्जुआ जो लोग थे उनको रिडिक्यूल कर रहे थे, और जो ऑडियंस थी उसमें भी ज्यादातर बॉर्जुआ लोग ही थे। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि यार मैं इनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, इनको ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ, इन पे मजाक कर रहा हूँ, इन पे सटायर कर रहा हूँ और इनको पसंद आया। तो
पर उस जमाने में वीएफएक्स नहीं था, बजट का इश्यू था, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूंगा, लुइस बुñuel की मम्मी ने, उनकी माता जी ने इस फिल्म को स्पॉन्सर किया था। इनके पास कोई प्रोड्यूसर नहीं था, कुछ नहीं था, और ये एडिट करी थी इन्होंने अपने किचन में। उस जमाने का जो टेक्निकल इक्विपमेंट था उसके पास भी इनका एक्सेस नहीं था, तो अपने किचन में इन्होंने एडिट करी, अपनी माता जी के पैसों से बनाई, और 6 दिन में इन्होंने डाली के साथ ये स्क्रीन पे लिख लिया था। जब डाली के साथ ये स्क्रीन पे लिख रहे थे तो डाली और इनके बीच में सिर्फ एक ही चीज पे सहमति बनी थी, और यही चीज थी जो इन्होंने कहा कि हमारी इस फिल्म का एक डिसाइसिव पॉइंट होगी, इसी के आसपास ही हमारी सारी स्क्रिप्ट बनेगी। वो ये था कि किसी भी चीज हमारी फिल्म में, कोई भी ऐसा सीन, कोई भी ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए जिसमें तर्क दिया जा सके। हर चीज ऐसी होनी चाहिए जो तर्कहीन हो। तो अगर आप इस फिल्म का हर फ्रेम देखेंगे उसमें सेंस नहीं बनती है कन्वेंशनल सेंस में। तो वो क्योंकि एप्स्टीन से बहुत ज्यादा नाराज थे, और एबल गांस और उस तरह का सिनेमा जो हर चीज में तर्क देते थे, हर चीज में लॉजिक देते थे, वो उनको पसंद नहीं था। तो वो चाहते थे कुछ अलग तरह का सिनेमा बनाए, और उन्होंने आपस में जब ये स्टार्ट किया तो पहली शर्त ये थी कि तर्क जब भी उस सीन का निकाला जाएगा, या उस फ्रेम का निकाला जाएगा, या उस आइडिया का निकाला जाएगा, तो कुछ निकलना नहीं चाहिए। तो इस फिल्म को आप देखते हैं, इसका सम टोटल देखते हैं, तो ज्यादा कुछ आपको समझ नहीं आता है। जब आप बार बार देखेंगे, इसको समझने का एक ही तरीका है, साइको एनालिसिस के थ्रू। जब आप फ्रॉइडियन आइडियाज में जाते हैं, फ्रॉइड को पढ़ते हैं, साइको एनालिसिस, ड्रीम सीक्वेंसेस, ल्यूसिड ड्रीमिंग, जब आप उस जगह जाते हैं तब आपको धीरे धीरे ये फिल्म समझ आने लगती है। फ्रेम के हिसाब से देखा जाता है। अच्छा, इस फ्रेम में तो आपको समझना होगा कि अगर 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम है, जो एक स्टैंडर्ड रहता है, आगे पीछे हो सकता है कई बार, लेकिन अगर 24 फ्रेम है तो 1 सेकंड में 24 बार जो फ्रेम बदला जाता है। तो अगर ये 19 मिनट्स की या 18-19 मिनट की फिल्म है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें कितने सेकंड होंगे और उसमें कितने फ्रेम होंगे। तो एक एक फ्रेम पे इसको स्टडी बहुत जगह किया जा चुका है समझने के लिए। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्यों इसको फ्रेम के लेवल पे स्टडी किया जाता है, क्योंकि बहुत ही चालाकी के साथ बहुत सारी चीजें इसमें छुपाई गई हैं। अगर आप फिल्म को चलते हुए देखेंगे, अभी मैं अपने मित्र यहाँ पे जो है मीनू जी उनको बता रहा था कि जो सीन जब आता है, जब आंख को ब्लेड से स्लाइस किया जाता है, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही पेनफुल एक तरह से डिपिक्शन है। और उसको कैसे बहुत ही चालाकी के साथ उसको उन्होंने, उस जमाने में वीएफएक्स भी नहीं होता था, हमें समझना होगा, 1929 की बात कर रहे हैं, तो सिनेमैटिक इफेक्ट्स, फिल्म्स के सुपर इम्पोजिशंस, इमेजेस के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़, लाइटिंग का बहुत ही इनोवेटिव यूज, उस तरह से उन्होंने इसको क्रिएट किया। वो हाथों से जो सीन आपने देखा कि चींटियां बाहर निकल के आ रही थी, वो भी कोई स्पेशल इफेक्ट से क्रिएट किया हुआ सीन नहीं है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के थ्रू उन्होंने, उस जमाने में जब फिल्म बहुत ही नया माध्यम था, उस जमाने की उनके पास टेक्निक्स मौजूद नहीं थी, सिंपल टेक्निक्स थी, या तो सुपर इम्पोजिशंस कर सकते थे, या कैमरा एंगल के साथ कुछ कर सकते थे, लाइटिंग के साथ कुछ कर सकते थे, उन सब चीजों के थ्रू ही उन्होंने इस फिल्म को बनाया। और लुइस बुñuel जो एक असिस्टेंट थे जॉन एप्स्टीन की, इन्होंने फिल्म बनाई और इतनी कमाल की फिल्म बनाई है। इनफैक्ट वहां पे जो सरियलिज्म के फाउंडर्स थे, वो लोग भी वहां पे आए हुए थे, आंद्रे ब्रेटॉन आए हुए थे, और आंद्रे ब्रेटॉन को भी फिल्म पसंद आ गई, और आंद्रे ब्रेटॉन ने अपनी जो सरियलिस्टिक मूवमेंट थी उसका हिस्सा बना लिया सल्वाडोर दाली और लुइस बुñuel को, और इसी तरह से वो पहले फिल्म मेकर बने जो सरियलिज्म की मूवमेंट का पार्ट बने, क्योंकि उससे पहले सरियलिज्म राइटिंग में थी, आर्ट में थी, पेंटिंग में थी, अलग अलग चीजों में थी, पर सिनेमा में नहीं थी। तो यहाँ पे सिनेमा की शुरुआत हुई, और